नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के इस वंडरफुल सेशन में। चलिए, तो आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी जो पढ़ते आ रहे हैं, इसी क्रम में आज हम अध्याय छठा अध्याय पढ़ रहे हैं और छठा अध्याय का आज दूसरा क्लास होगा। ठीक है, अध्याय 6 पढ़ रहे हैं और उसमें सेकेंड क्लास से पीछे एक क्लास हो चुका है, तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं, वो क्लास कर सकते हैं, आपके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ें क्या है, तो आपातकाल के बारे में पढ़ना है, लोकतांत्रिक संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के बारे में पढ़ना है। और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो है वो आपातकाल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले पिछला अध्याय में हम पढ़े आपातकाल की पृष्ठभूमि देखे थे कि आखिरकार भारत में कौन सी ऐसी राजनीतिक विपदा आन पड़ती है कि धारा 352 लागू करना पड़ जाता है ना। आखिरकार कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आन पड़ती है, ये आपातकाल लागू करना पड़ता है। ठीक है, तो वो समस्याओं की पृष्ठभूमि देखे थे। वो पृष्ठभूमि जो था इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने में ही था। 1971 के चुनाव में ही वो पृष्ठभूमि दिख जाता है कि इंदिरा गांधी गरीबी बचाओ का नारा देकर के आती है लोकतंत्र में, और जिस वर्ग का वो साथ मांगती है उस वर्ग के लिए वो काम नहीं कर पाती है। जैसे गरीब, महिला, जनजाति, ये सब के लिए काम नहीं कर पाती है, मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए। तो सबसे बड़ा विरोध इन्हीं के दल से देखने को मिलता। ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं की थी, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। काम तो हुआ था, लेकिन देखा जाए तो जनता की महत्वाकांक्षा के परिप्रेक्ष्य में वो काम कम था, है ना। ऐसे काम हुआ था जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स वगैरह, बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन गरीबी वगैरह की समस्या अभी बरकरार थी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी दौरान जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि पड़ेगी। आपातकाल की स्थिति क्या होगी कि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार और गुजरात के छात्र जो है वो आंदोलन कर देते हैं। गुजरात में मोरारजी देसाई जो है छात्र का समर्थन कर देते हैं, बिहार में जयप्रकाश नारायण समर्थन कर देंगे। गुजरात में अनशन पर बैठेंगे और कहेंगे दोबारा हमको चुनाव चाहिए, चुनाव होगा दोबारा दूसरा बार में कांग्रेस जो है वो सत्ता से हट जाती है। गुजरात का आंदोलन थम जाता है, लेकिन बिहार का आंदोलन जो शुरू होगा उसमें जयप्रकाश नारायण का समर्थन मिलेगा। जयप्रकाश नारायण छात्रों से आह्वान करेंगे कि वो क्या बोलते हैं, वो अहिंसक आंदोलन को संपूर्ण भारत के स्तर पर ले जाएंगे। ठीक है, और वो एक पर्सपेक्टिव को और देख करके आते हैं कि समाज में सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण क्रांति का आवाहन करेंगे। संपूर्ण क्रांति मतलब सभी चीजों में बदलाव होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो होना ही चाहिए, समाज में भी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए, उद्योग में भी होना चाहिए, कृषि में होना चाहिए, यानी कि सब कुछ में बदलाव होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, सभी क्षेत्र में क्रांति आना चाहिए, सभी क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए, रोजगार में बदलाव आना चाहिए, युवाओं को विकास में भी बदलाव आना चाहिए। तो इस नारा को ध्यान में रखते हुए जो है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करते हैं और यहाँ से दिल्ली तक के संसद मार्च करते हैं। संसद मार्च के दौरान रामलीला मैदान में ये बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, बहुत बड़ा विरोध का आयोजन करेंगे। उसी दौरान कुछ और भी घटना हो जाती है, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी की जो निर्वाचन जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीती थी उसके निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया जाता है ना। और दलील क्या दी जाती है कि वो जो जीते हैं इंदिरा गांधी, उसमें सरकारी कर्मचारी का वो सहयोग लिए हैं, तब जाकर के वो वहाँ चुनाव जीते हैं, ये दलील दी जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। और उसके बाद जैसे जैसे ये विरोध आगे बढ़ेगा, विपक्षी दल सब एक तरफ होते चले जाएंगे। अब इंदिरा गांधी वो पर्सनल विरोध समझ लेती है कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, तब अंत में मजबूर होकर के वो आपातकाल की घोषणा कर देती है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो पर्सनली थी, तो आगे क्लास में हम डिस्कस करिए लेंगे। क्लास के बाद इसमें तो हम पूरा आपातकाल का चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करिए लेंगे कि आखिरकार आपातकाल की परिस्थिति क्या थी, है ना। क्या जरूरी था आपातकाल लगाना? जरूरी था तो क्यों था जरूरी, है ना। अगर नहीं जरूरी था तो क्या बिना आपातकाल को बचा जा सकता था? इस संकट से, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता था, वो भी देखेंगे, दोनों पर बहस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपातकाल की घोषणा और आपातकाल की घोषणा के दौरान कुछ स्टेप लिए जाएंगे इंदिरा गांधी के द्वारा, वो देखेंगे। तो 12 जून 1975 इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाता है ना। इंदिरा गांधी को निर्वाचन को जब रद्द कर दिया जाएगा तब वो अब सांसद नहीं रहेगी। परंतु हमारे संविधान में जानते होंगे कि
जिस व्यक्ति को सर्वाधिक सांसद का समर्थन रहता है वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं 6 महीना तक, ठीक है। 6 महीना वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। उस 6 महीना में अगर वो सांसद की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वो 5 साल तक जब तक लोकसभा रहता है, जब तक सांसद का समर्थन रहता है, लोकसभा सदस्य का लोकसभा के दल के विधायक का समर्थन जब तक रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 6 महीना में सांसद की सदस्यता प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे या फिर सांसद की सदस्यता नहीं प्राप्त कर पाए तब वो मंत्रिपरिषद से उनको त्याग पत्र देना होगा या फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके निर्वाचन तो रद्द कर दिया, मतलब ये सांसद अब नहीं रही थी। इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही थी, खत्म हो चुकी थी, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार। लेकिन उसी दौरान याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में एन रे जानते हैं ये मतलब उस समय जो न्यायपालिका के मुख्य जो थे वो, अब देखिए किसी को हम समर्थन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जो है इंदिरा गांधी की तरफ उनका झुकाव रहता है, इस कारण उनके समर्थन में कुछ निर्णय देते हैं कभी कभी, लेकिन न्यायपालिका ऐसे स्वतंत्र ही रहती है भारत में। तो हम उंगली उठाए बिना हम मुद्दे पे बात करेंगे। होता क्या है, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले पर स्थगनादेश सुनाया जाता है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बोला है इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो है वो रद्द, ये नहीं होगा रद्द, लेकिन ये स्थगनादेश सुनाती है लेकिन इसमें क्लू दे देती है कि इसको हम रोकते हैं, इस स्टे लगाते हैं इंदिरा गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द करने पर स्टे लगाती है। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट भी एक नया क्लू दे देगी कि इंदिरा गांधी को जब तक उन पर यह आरोप लागू है, जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो सांसद बनी हुई रहेगी, सांसद तब तक बनी हुई रहेगी। हाँ, वो लोकसभा के बैठक में भाग नहीं ले सकती है ना। तो एक ही बात हुआ कि सांसद नहीं रही, है ना। लोकसभा के जब बैठक में ही नहीं भाग ले सकते हैं तो सांसद नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पद पर बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है। अब सरकार इस दौरान क्या क्या स्टेप लेगी और विपक्षी दल की क्या स्थिति रहेगी वो देखेंगे, ठीक है। विपक्षी दल द्वारा इंदिरा गांधी पर इस्तीफा के लिए दबाव डाला जाता है, चाहे वो जनसंघ हो, है ना, चाहे वो और भी कोई पार्टी हो जनसंघ के अलावा भी। तो बहुत सारी पार्टियां उस समय थी, यहाँ तक कि कांग्रेस ओ जो था उसके द्वारा भी दबाव डाला जा रहा था, है ना। उसके अलावा और भी कुछ पार्टियां उभर करके आई थी, DMK वगैरह जो है वो सब के द्वारा भी दबाव डाला जा रहा था। विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव डालना शुरू किया गया, है ना, ठीक है। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जेपी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन का आयोजन हुआ, विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया रामलीला मैदान दिल्ली में, ठीक है। वो संसद मार्च पटना से दिल्ली तक किए थे और वही संसद मार्च के बाद रामलीला मैदान में विशाल आंदोलन का एक नेतृत्व किया जाता है जयप्रकाश नारायण द्वारा। कहा जाता है अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन में इतना भीड़ नहीं लगा था जितना जेपी के आंदोलन में भीड़ था इसमें, ठीक है। अब उसके बाद जेपी जो है सेना और कर्मचारी सभी को आह्वान करते हैं इस आंदोलन के लिए, और सभी सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग या फिर और भी रेलवे कर्मचारी सभी को बोलते हैं कि वो अपने कार्य से इस्तीफा दे दें, है ना, और वो इस आंदोलन में साथ आ जाए क्योंकि लोकतंत्र हमारा खतरे में है ना। अब जब इतना स्थिति बिगड़ गया है, एक तरफा जनता समझिए बगावत के लिए ही उतर गई, तब अब इंदिरा गांधी को लगा कि ये मेरे खिलाफ एक तरफा साजिश किया जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा, संपूर्ण विपक्षी पार्टी के द्वारा एक तरफा साजिश किया जा रहा है। इधर हाई कोर्ट का फैसला जो उसी प्रकार का था, विपक्षी दल द्वारा इस्तीफा की मांग की जा रही थी और रामलीला मैदान में इधर जेपी भी आ गए थे और यहाँ तक कि सैनिक का वगैरह का भी समर्थन खोज रहे थे। अगर सैनिक समर्थन दे देती तो देश में अराजकता की स्थिति आ जाती, है ना। लेकिन इंदिरा गांधी स्थिति को भांपते हुए वो क्या करती, 25 जून की रात को आंतरिक गड़बड़ी के कारण अनुच्छेद 352 लागू कर देगी, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर देगी। बताए थे कि उस समय जो राष्ट्रपति रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, और कुछ नहीं, इंदिरा गांधी बस फोन से कॉल करके बोल देती है कि आप आपातकाल लागू कर दीजिए और देश में आपातकाल लागू कर दिया जाता है। अभी आपातकाल लागू करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जितना रहते हैं, केंद्र में जितना कैबिनेट मिनिस्टर है, सबका लिखित और दस्तखत सबका चाहिए, उसके बाद आपातकाल लागू होगा। लेकिन उस समय महज फोन के माध्यम से आपातकाल लागू कर दिया गया था, ठीक है, आधी रात को। और उसके बाद आपातकाल लागू करने के बाद वो आपातकाल की खबर सबके पास नहीं पहुंच जाए, इस कारण आधी रात को जो बड़ा बड़ा जो प्रेस पत्रिका का जो
बिजली सप्लाई होता था उसको कॉल करके उसको लाइट कटवा दिया गया था। आगे चल करके शाह आयोग में ना ये क्लैरिटी होता है, ये उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन शाह आयोग का जांच कमेटी बैठेगा ना तब उसमें बताएगा कि एक व्यक्ति द्वारा कॉल करके जबरदस्ती बड़े बड़े अखबारों के लाइट को काटा गया था रात में 3-4-5 घंटा, 2 दिन तक लाइट नहीं आया था। 3-4-5 क्या, 2 दिन तक लाइट नहीं आया था, 2-3 दिन तक। तो आधी रात को सभी बड़े अखबारों को बिजली काट दी गई ताकि वो इमरजेंसी का न्यूज ना फैल जाए, या फिर दिल्ली का जो है ये अराजकता वाला न्यूज जो है संपूर्ण देश में न फैल जाए, प्रदर्शन बढ़े नहीं। इस कारण इंदिरा गांधी द्वारा यह स्टेप लिया गया। विपक्षी नेता व कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की गई, बड़े स्तर पर विपक्षी नेता की गिरफ्तारी की गई, है ना। और वो विपक्षी नेता की गिरफ्तारी करने के बाद 26 जून सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और इस दौरान आपातकाल की सूचना दी गई। यानी कि रात में इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, सुबह तड़के जितना विपक्षी नेता था जो विरोध कर रहे थे रामलीला मैदान में या अदर जगह, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक किसी को पता नहीं था कि गिरफ्तारी क्यों हो रहा है, सबको पता था कि गिरफ्तारी होगा, जाकर के हाईकोर्ट में याचिका देंगे, छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि 90% जो विरोध करने वाले थे उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से नजरबंद व्यवस्था के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था ना। तो वो नेता का जो गिरफ्तारी हो रहा था, और उसके बाद क्या होता है 26 जून की सुबह 6 बजे के बाद, गिरफ्तारी के बाद पता चलता है मंत्रिमंडल का एक बैठक बुलाया जाता है इंदिरा गांधी द्वारा। सुबह रात में इमरजेंसी लगा दिया गया, सुबह बैठक बुलाया गया। फखरुद्दीन बोले कि हमको लिखित चाहिए सांसद का, तो बोले कोई बात नहीं, हम सुबह दे देंगे ना आपको मंत्रिमंडल का लिखित दस्तावेज ये इमरजेंसी लगाने वाला। सुबह बताए थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मंत्री का वक्तव्य आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सुबह जहाँ चाय आना चाहिए वहाँ हमारे डेस्क पर एक कागज आता है। सुबह इंदिरा गांधी मीटिंग के लिए बुलाती है, जहाँ डेस्क पर चाय आना चाहिए उसमें एक कागज आता है, और वो कागज पर सिर्फ दस्तखत करना था, हमको पढ़ना तक नहीं था वो अलाउ ज़्यादा, है ना। और वो दस्तखत करने के बाद हम जब बाहर निकले, है ना, तो महज 1 से 2 घंटा के बाद हमको पता चला कि जो हमारे पास से जो कागज गुजरा था ना वो कोई और कागज नहीं था, वो आपातकाल का कागज था, है ना। आपातकाल के कागज पर हमारे से दस्तखत लिया गया। तो अब तो मंत्रिमंडल का भी अब दस्तखत ले लिया गया, अब जो आपातकाल जो था वो अब संवैधानिक रूप से उचित हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकलेगा देखेंगे आगे। आंदोलन रुक गया। अब जैसे आपातकाल लागू हो गया तो एक तरीके से आपातकाल में होता क्या है, नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 359 आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, ठीक है। 359 के तहत, सॉरी 358 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जो छह प्रकार की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 352 लागू होने के बाद ही, जैसे ही 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होगी तो अनुच्छेद 358 सक्रिय हो जाएगा, और 358 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की, व्यापार करने की, और भी जो स्वतंत्रता है वो 6 स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, है ना। अब उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश निकाला जाएगा, उसके बाद अनुच्छेद 359 लागू किया जाता है, और अनुच्छेद 359 के द्वारा अनुच्छेद 20-21 द्वारा जो स्वतंत्रता है ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता और एक गिरफ्तारी के संरक्षण की स्वतंत्रता, बस वो दो, यानी कि 20-21 को छोड़ करके जितना भी मौलिक अधिकार है सब मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, सब मौलिक अधिकार खत्म, ठीक है, 20-21 को छोड़ करके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा वीडियो को, आराम से समझ में आएगा। काफ़ी धीरे हम बात किए, ठीक है। चलिए, तो आंदोलन रुक गया, हड़तालें पर रोक लग गई। कारण क्या था कि मौलिक अधिकार सबका हनन हो चुका था। अब जो बात बहस ज़्यादा करता था उसके द्वारा सेना के द्वारा डायरेक्ट कार्रवाई की जाती थी। बड़े स्तर में कार्यकर्ता को करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। 1 लाख नहीं, 1 लाख तो हम कम बोले हैं, अरे भाई 5-6 हज़ार तो बड़े बड़े नेता को डाल दिया गया था जेल के अंदर उस समय, ठीक है, आपातकाल के दौरान। हड़ताल पर रोक लगा दी गई, सेना द्वारा जबरदस्ती रोक लगा दिया गया, है ना। विपक्षी नेता को जेल में डाल दिया गया, जितना सब विरोध कर रहे थे इस्तीफा वगैरह के लिए सबको उठा करके सब लोग जेल में डाल दिया गया, हाँ। तो शांति और एक सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा कैसा था, राजनीतिक तनावपूर्ण सन्नाटा था। वो सन्नाटा था लेकिन जबरदस्ती का सन्नाटा था वो, है ना। उसके अलावा और भी देखिए, समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है,
कि मतलब ऐसा समाचार पत्र कुछ ऐसा लाइन नहीं लिख देगी जिससे कि जनता में विरोध भड़क जाए। अगर वैसा कुछ बात लिखती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो समाचार पत्र पर भी सेंसरशिप लगेगा। आरएसएस और जमात ए इस्लामी, ये दो संगठन था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो दोनों धर्म से जुड़ा हुआ ज़्यादा क्लोज रहेगा, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि सांप्रदायिक हिंसा न भड़के। निवारक निरोध जो कानून था, निवारक नजरबंद का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। निवारक निरोध जो कानून था ना जी, जो रॉलेट एक्ट था ना 1919 में, रॉलेट एक्ट आप पढ़ रहे होंगे, 1919 में पारित हुआ था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। गांधी जी इसको काला कानून बोले थे कि मतलब शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, कि शक है कि ये व्यक्ति हो सकता है अपराध कर दे, उस आधार पर। अपराध के जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर रहा था, अपराध करने के बाद ऐसे गिरफ्तार किया जाता है जनरली, किसी को मारा, किसी को पीटा उसके बाद। लेकिन सिर्फ शक है कि व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यही था निवारक नजरबंद कानून, ठीक है। सिर्फ शक के आधार पर जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता था। ये एक तरीके से रॉलेट एक्ट की तरह मतलब कानून ही था, ना, देशद्रोह टाइप का मुकदमा था ये, ठीक है। इसके आधार पर बड़े स्तर पर लोगों को बोले ना कि 1 लाख से प्लस लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब क्या करेंगे, कुछ नेता जो है वो भूमिगत हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अंडरग्राउंड होकर के अभी भी वो राजनीतिक क्रियाकलाप में लगे हुए रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नेता जो है आपातकाल के दौरान भी अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते रहे भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है। अब आपातकाल के दौरान न्यायालय देखिए क्या करेगा। तो कुछ न्यायालय, अब देखिए ये जो था निवारक निरोध जो कानून था, जानते हैं आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, पॉलिटी में पढ़े हुए, अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकार की आत्मा कही जाती है, और भीमराव अम्बेडकर के अनुसार वही संविधान की आत्मा, 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, 32 के तहत 5 रीट जारी किया जाता है ना। उससे मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, है ना, और इसके बाद प्रतिषेध, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का जो रीट जारी किया जाता है उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रीट है जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ, यानी कि न्यायाधीश जो है, जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ वो आदेश जारी करेगा और कहेगा उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, न्यायाधीश के सामने लेकर के आओ, कहा कि फैसला सुनाने का अधिकार न्यायाधीश को है ना। मतलब बंदी को, जिसको बंदी बनाया उसको प्रत्यक्ष लेकर के आओ, वही था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका दायर की जाने लगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत सारा उच्च न्यायालय जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार किया, है ना, इस दौरान, है ना। लेकिन वही अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को मान लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लागू है, और राष्ट्रपति द्वारा 358 और 359 अनुच्छेद को भी सक्रिय कर दिया गया है। उसके तहत 20-21 को छोड़ करके कोई मौलिक अधिकार जनता के पास है ही नहीं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। अतः सरकार का फैसला यहाँ सही है, मौलिक अधिकार का हनन करना, ठीक है। तो सरकार द्वारा, ये हाई कोर्ट द्वारा ये मान लिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का फैसला, ठीक है, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये, इस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता जब तक आपातकाल लागू है, ठीक है। तो नेता को छोड़ेगा नहीं, जब तक आपातकाल लगा हुआ रहेगा कोई नेता को नहीं छोड़ेगा। जब चुनाव होना शुरू होगा ना तब नेता को छोड़ेगा। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब वो गायब हो गए, अचानक छिप गए, छिप करके अपने राजनीतिक व्यवस्था को अंजाम दे रहे थे, राजनीतिक कार्य को। अब देखिए समाचार पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस तथा स्टेट्समैन जैसा कुछ समाचार पत्र जो है वो इस का विरोध करेगा, इस आपातकाल का विरोध करेगा। देखिए विरोध किस प्रकार से करता है ना, जैसे समाचार पत्र पर किस प्रकार के नियम लगाया गया था। जैसे मान लिया जाए ये समाचार पत्र का ये पेज है ना, और इसमें सरकार के खिलाफ, या फिर ये वाला जो पार्ट है, ए जिसमें लिखा हुआ है, ए जो पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट में सरकार के द्वारा कोई कानून, सरकार के द्वारा निकाला गया कुछ कानून या फिर सरकार पर कुछ आलोचना छपती है ये पेज में पूरा, ठीक है। तो सरकार अब जब लगा दी थी 352, तो आलोचना छपने देगा नहीं, कहीं कि उससे विरोध भड़कने का चांस रहेगा। तो सेंसरशिप के द्वारा सीधे कर दी कि इस प्रकार के खिलाफ कुछ भी लिखना एक जुर्म है।
तो ये पेज को खाली छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से विरोध किया जाता था। ये पेज को खाली छोड़ दिया जाता था। कुछ समय के बाद समाचार पत्र को यह भी कहा गया कि पेज देखिए यहाँ दिया हुआ है, नई दुनिया का जो समाचार पत्र है ना, उसमें देखिए पेज देखिए खाली है, दिख रहा होगा क्लियर आप लोग को, ठीक है। कुछ समय के बाद सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि ये पेज अब खाली नहीं रहना चाहिए, जो खाली रखेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो छापेगा वो हमको दिखा के छापेगा। मतलब एक तरीके से समाचार पत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। तो ये आपातकाल तो था ही नहीं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा संकट वाकई में था ये, है ना। मतलब समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा देना मतलब समझ रहे हैं, जनता के आंख और कान दोनों रोक दिया हो। जनता को उसी के द्वारा तो पता चलता है कि क्या चल रहा है सरकार में, क्या चल रहा है देश विदेश में, और उसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। लेखक द्वारा विरोध किया गया। कुछ लेखक द्वारा, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु को पद्मश्री मिला था, वो वापस कर देते हैं। और शिवराम जो कन्नड़ लेखक रहते हैं उनको पद्म भूषण मिलता है, वो भी वापस कर देते हैं, है ना। सेमिनार और मेन स्ट्रीट जैसे पत्रिका जो है वो बंद कर दिया कि है हम चलेबे नहीं करेंगे, जो स्वतंत्रता है ही नहीं कुछ छापने का, तो क्या फायदा समाचार पत्र चलाने का। तो कुछ समाचार पत्र जो है वो छपना ही बंद हो जाता है, ठीक है। अब संवैधानिक बदलाव देखिए होगा इस समय कुछ, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब संविधान में संशोधन करके यह शामिल किया जाएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो न्यायालय में यहाँ छेड़छाड़ किया जा रहा था ना कि प्रधानमंत्री जो थी उसकी निर्वाचन रद्द कर दी जाएगी, अब नया संशोधन करके उसमें संविधान में लागू कर दी गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को छेड़छाड़ नहीं करेगा कोई, ना उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, एकदम पूरा उलट पुलट करके रख दिया आधा चीज इसमें 42वां संविधान संशोधन में। 6 वर्ष का संसद का कार्यकाल कर दिया है। एक बार में आपातकाल को जो 6 महीना बढ़ा सकते थे, अब साल भर बोल दिया गया कि साल भर बढ़ा सकते हैं अगला वर्ष से, ठीक है। तो इस प्रकार का बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया है ना। और लेकिन ये न्यायपालिका पर जो प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया वो तो आगे केशवानंद भारती के द्वारा जो है वो बामनवा राव और मिनर्वा मिल्स में जो आता है, मिनर्वा मिल्स में खंड 4 और 5 जो स्थापित किया जाता है ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हनन करने के लिए, वो मिनर्वा मिल्स द्वारा बामनवा राव में ये स्थापित किया जाता है ना। बामनवा राव ने 42वां संविधान संशोधन के बाद इसको स्थापित किया जाता है। खंड 4 और 5 जो है अनुच्छेद 356 के तहत संविधान संशोधन में जो था, 368 होगा संविधान संशोधन, है ना। 368 के संविधान संशोधन में खंड 4 और 5 को स्थापित किया जाता है। और 4 और 5 जो था वो न्यायपालिका के अधिकार का हनन कर रही थी एक तरीके से। तो आगे आएगा मिनर्वा मिल्स मामला और उसके द्वारा ये 4 और 5 को समाप्त कर दिया जाएगा कि ये मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता के खिलाफ है ना। तो मूल ढांचा के सिद्धांत जो है ये वैसे भी संवैधानिक बदलाव में तुरंत छेड़छाड़ जो किया गया था विधायिका के द्वारा, उसमें संशोधन किया जाता है। फिर आगे जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें भी तुरंत इसके बाद 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन किया जाएगा और उसमें फिर से जो छेड़छाड़ 6 वर्ष का कार्यकाल था वो 5 वर्ष का किया जाएगा। 1 वर्ष जो इमरजेंसी बढ़ाने का था वो फिर किया जाएगा वहाँ कि नहीं, अब 1 वर्ष नहीं 6 महीने इमरजेंसी बढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का कुछ बदलाव 44वां संविधान संशोधन में जो इसमें उलट पुलट किया गया था ना उसमें दोबारा सही कर दिया, सुलझा लिया गया, ठीक है। तो लोकतंत्र का संकट तो था। अब इससे हम लोग को सबक भी मिला, बहुत सारा जानते हैं कि समस्या जो आती है बहुत कुछ हमें सिखा करके चली जाती है, और समस्या जो सिखा के जाती है ना वो हमें वो कहते हैं ना कि जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था, है ना। जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था, तो किताब में मिलता कहाँ है जो जिंदगी सिखा के जाता है ना। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था और जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था, ये लाइन है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।